जरा सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसकी असली ताकत उसके आलीशान महलों में नहीं बल्कि उसके लाखों गांवों में बसती थी। आज हम 16वीं और 17वीं सदी के मुगल भारत के उसी ग्रामीण समाज की जटिल दुनिया में उतरने वाले हैं जहां साम्राज्य की असली धड़कन महसूस होती थी। चलिए एक आंकड़े से शुरू करते हैं और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। 85%। जी हां, मुगल साम्राज्य की इतनी बड़ी आबादी गांवों में रहती थी। इसका मतलब साफ है, अगर मुगल इंडिया को समझना है तो हमें उसके गांवों और खेतों की कहानी को समझना ही होगा। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले देखेंगे कि हमें ये सब पता कहां से चलता है। फिर जमीन पर किसानों की जिंदगी कैसी थी उसे समझेंगे। गांव की पंचायतों में कितनी शक्ति थी इसे जानेंगे। जमींदार और राज्य का क्या रिश्ता था उसे परखेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस कहानी से जुड़ी हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सदियों पुरानी इस ग्रामीण दुनिया के बारे में आखिर जानते कैसे हैं। देखिए, हमारी जानकारी का जो मेन सोर्स है वो है मुगल दरबार के दस्तावेज, और इनमें सबसे जरूरी है आईने अकबरी। ये हमें साम्राज्य का एक बहुत डिटेल्ड लेकिन हाँ एक टॉप डाउन व्यू देता है। पर एक बात समझनी होगी, आईने अकबरी सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मकसद भी था। वो ये कि अकबर के साम्राज्य की एक ऐसी आइडियल तस्वीर पेश की जाए जहां एक मजबूत रूलिंग क्लास के नीचे सब कुछ एकदम व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो चलिए अब इस टॉप डाउन नजरिए को थोड़ा पलटते हैं और सामाजिक पिरामिड की एकदम नींव पे फोकस करते हैं, यानी किसान, जिन्हें उस जमाने में रयत भी कहा जाता था। यही वो लोग थे जो असल में खेती किसानी वाली इस पूरी इकोनॉमी की रीढ़ थे। अब देखिए, किसान भी मोटे तौर पर 2 तरह के थे। एक थे खुद काश्त, मतलब जो अपने ही गांव की जमीन पर खेती करते थे, और दूसरे थे पाही काश्त, जो अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने जाते थे। ऐसा वो या तो बेहतर लगान की शर्तों के लिए करते थे या फिर कभी-कभी अकाल या किसी और मजबूरी की वजह से उन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ता था। पहले मुगल बादशाह बाबर ने इस मोबिलिटी को, मतलब लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने को बड़े अच्छे से बयान किया है। उनका ये कहना हमें बताता है कि किसान कोई जमीन से बंधे हुए गुलाम नहीं थे। अगर हालात खराब हुए तो वो अपना गांव छोड़कर नई जगह बसने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। किसानों की दुनिया सिर्फ पेट भरने के लिए की जाने वाली खेती तक ही सीमित नहीं थी। हाँ बिल्कुल, चावल, गेहूं और बाजरा जैसी फसलें तो थी ही, लेकिन राज्य खुद कपास और गन्ने जैसी जिनसे कामिल, मतलब परफेक्ट क्रॉप्स को बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आता था। और हाँ, इसी दौर में मक्का, टमाटर और तंबाकू जैसी नई फसलें भी दुनिया के दूसरे कोनों से भारत पहुंची। देखिए, एक अकेला किसान कुछ नहीं था, उसकी असली पहचान उसके गांव से थी। तो अब एक किसान से आगे बढ़कर गांव के पूरे सामूहिक ढांचे को और उसकी अपनी गवर्नमेंट यानी पंचायत को समझते हैं। पंचायत को आज के दौर की कोई डेमोक्रेटिक संस्था समझने की गलती मत कीजिएगा। ये गांव के कुछ पावरफुल और अक्सर ऊंची जाति के आदमियों की एक सभा थी, एक तरह की ओलिगार्की, जो गांव के सारे मामले चलाती थी और जाति के नियमों को बड़ी सख्ती से लागू करती थी। पंचायत का जो हेड होता था, मुकद्दम, वो गांव के सारे हिसाब किताब पर नजर रखता था। पंचायत का अपना एक कॉमन फंड भी होता था जिससे गांव के काम होते थे, लेकिन उनकी असली ताकत थी सजा देने में। वो जुर्माना लगा सकते थे और सबसे बड़ी सजा होती थी किसी को जाति या गांव से ही बाहर निकाल देना। गांव की पंचायत यकीनन बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसके ऊपर भी एक और बड़ी शक्ति थी। तो अब हम इस ग्रामीण पिरामिड के एकदम टॉप पर पहुंचते हैं, जहां शक्तिशाली जमींदार और सबसे ऊपर मुगल राज्य का शासन था। जमींदार सिर्फ जमीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, उनकी पावर कई जगहों से आती थी। उनकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी निजी जमीनें होती थी जिन्हें मिल्कियत कहते थे। वो राज्य के लिए लगान इकट्ठा करते थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपनी खुद की सेना, घुड़सवार और यहां तक कि अपने किले भी होते थे। जमींदारों की ये मिलिट्री पावर तो वाकई चौंकाने वाली थी। अगर कुल मिलाकर देखें तो उनके पास लगभग 4 लाख घुड़सवार और 42 लाख से भी ज्यादा पैदल सैनिक थे। मतलब ये तो एक पैरेलल आर्मी के बराबर था। एक ऐसी ताकत जिसे मुगल राज्य भी नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब राज्य की जो लगान वसूलने की कॉम्प्लेक्स मशीनरी थी, उसे हम 2 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला था जमा,
यानी ये तय करना कि कितना लगान वसूला जाना है, और दूसरा था हासिल, यानी असल में कितना लगान इकट्ठा हुआ। मुगल राज्य की रिकॉर्ड कीपिंग का लेवल तो बस कमाल का था। आईने अकबरी में हर सूबे की नपी हुई जमीन, उससे तय किया गया रेवेन्यू और यहां तक कि उस इलाके के पावरफुल जमींदार किस जाति के हैं, सबका ब्यौरा मिलता है। ये ग्रामीण दुनिया को कागज पर उतारकर उसे कंट्रोल करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। लेकिन ये सारा पैसा, ये सारी इकोनॉमी आखिर चल कैसे रही थी? हमारा आखिरी सेक्शन अब थोड़ा जूम आउट करता है और हमें दिखाता है कि कैसे दूर दराज की आर्थिक ताकतों ने भारत के एक छोटे से गांव को भी पूरी दुनिया से जोड़ रखा था। 17वीं सदी के एक इटालियन ट्रैवलर का ये कहना उस वक्त की हकीकत को एकदम सटीक तरीके से बताता है। हुआ ये कि यूरोप में भारतीय कपड़ों और मसालों की इतनी जबरदस्त डिमांड थी कि दुनिया भर की चांदी खिंचकर भारत आ रही थी। इस चांदी का सफर बड़ा दिलचस्प था। ये अमेरिका की खानों से निकलती थी, फिर स्पेन और यूरोप के रास्ते होते हुए मुगल साम्राज्य पहुंचती थी, ताकि यहां से कपड़े और मसाले खरीदे जा सकें। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के पास अपनी चांदी की खानें नहीं थीं, इसलिए बाहर से आ रहा ये पैसा अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन जैसा था। चांदी के इस फ्लो ने मुगल इकोनॉमी में एक तरह की क्रांति ला दी। इसने करेंसी को स्टेबिलिटी दी, चांदी के रुपए की ढलाई में जबरदस्त तेजी आई, और सबसे जरूरी बात, इसने मुगल राज्य को यह ताकत दी कि वो लगान कैश में वसूल सके। इससे पूरे साम्राज्य में व्यापार और कॉमर्स को जबरदस्त बूस्ट मिला। तो हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि इतिहास को राजा महाराजाओं की लड़ाइयां ज्यादा बनाती हैं या फिर पैसे और अनाज का ये खामोश बहाव। ये सोचने वाली बात है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं के पीछे अक्सर गहरी आर्थिक ताकतें ही काम कर रही होती हैं।